हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारी इंडियन पेनल कोड 1860 की फोरगोइंग क्लास है उसमें जो हमारी इंडियन पेनल कोड 1860 की जो सीरीज चल रही है इसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 जिसमें हम पढ़ेंगे फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक जस्टिस। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 172 से 190 तक डील करे थे। इस क्लास में हम सेक्शन 191 से स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 191 जिसमें गिविंग फॉल्स एविडेंस के बारे में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति झूठे साक्ष्य देता है तो वो किस प्रकार पनिशेबल होगा। हुएवर बीइंग लीगली बाउंड बाई एन ओथ, किसी ओथ के द्वारा या एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ का कोई एक्सप्रेस प्रोविजन है उसके द्वारा उसको क्या है ओथ ली गई है कि आप क्या है ट्रूथ एविडेंस देंगे। और उस केस में अगर वो फॉल्स एविडेंस देता है तो उस केस में क्या है वो लॉ के द्वारा बाउंड होता है डिक्लेरेशन करने के लिए उस सब्जेक्ट पर कि वो ट्रू है, उसका स्टेटमेंट ट्रू होगा। लेकिन वो स्टेटमेंट क्या देता है, फॉल्स देता है, जो कि वो जानता था, बिलीव करता था कि वो फॉल्स, डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, और वो नहीं जानता था कि वो सच हो सकता है। तो उस केस में वो व्यक्ति फॉल्स एविडेंस देता है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ए स्टेटमेंट इज विथिन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन वेदर इट इज मेड वर्बली एंड अदरवाइज। तो इसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो फॉल्स स्टेटमेंट करता है वो स्टेटमेंट इस सेक्शन के मीनिंग के हिसाब से वर्बली भी हो सकता है या फिर रिटन भी हो सकता है। अदरवाइज मीन्स क्या तो वर्बल रूप में होगा या रिटन रूप में होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन सेकंड में हम पढ़ते हैं। ए फॉल्स स्टेटमेंट एज टू द ब्रीफ ऑफ द पर्सन। अगर कोई व्यक्ति जो फॉल्स स्टेटमेंट देता है ब्रीफ के केस में, मतलब एज ए पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इन ब्रीफ में वो फॉल्स रूप से वो स्टेटमेंट देता है, अटेस्टिंग इज विथिन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत अटेस्ट किया जाएगा। एंड ए पर्सन मे बी गिल्टी ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस, और इस सेक्शन के अंतर्गत वो फॉल्स एविडेंस देने के लिए क्या होगा, गिल्टी होगा। एंड बाय स्टेटिंग दैट ही बिलीव ए थिंग विच डज नॉट बिलीव, और वो उस केस में भी गिल्टी होगा कि वो बिलीव करता था कि वो जो वस्तु है, जो कि स्टेटमेंट जिस फैक्ट के बारे में उसने बिलीव करवाया था कि ये ट्रू है, लेकिन वो ट्रू नहीं है, वो बिलीव नहीं करता था। एंड वेल बाय स्टेटिंग दैट ही नो ए थिंग विच डज नॉट नो, तो वो जानता था कि ये जो स्टेटमेंट वो दे रहा है वो एज ए फॉल्स है, और वो जानते हुए भी उसको बिलीव करवाता है कि वो ट्रू है, तो उस केस में भी वो गिल्टी होगा उस स्टेटमेंट को देने के लिए। ठीक है, इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ए इन सपोर्ट ऑफ ए जस्ट क्लेम विच बी हैज़ अगेंस्ट जेड। तो ए क्या है, बी के सपोर्ट में कोई क्लेम है तो वो जेड के अगेंस्ट में है फॉर 1000 रुपीज़ का। फॉल्सली स्वेयर करता है उस ट्रायल पर कि ही हियर्ड जेड एडमिट जस्टिस एंड बीज क्लेम। तो यहाँ पे वो क्या है, फॉल्सली स्वेयर करता है, मतलब फॉल्सली कसम लेता है उन ट्रायल में कि उसने सुना था जेड को कि जो बी का क्लेम एडमिट करता है ए हैज़ गिवन, तो यहाँ पे ए ने फॉल्स एविडेंस दिया है। ठीक है, इलस्ट्रेशन में हम समझते हैं। ए बीइंग बाउंड बाय एन ओथ टू स्टेट द ट्रूथ। तो यहाँ पे ए ओथ के द्वारा बाउंड है सच बोलने के लिए। एंड स्टेट ही बिलीव ए सर्टेन सिग्नेचर टू बी हैंड राइटिंग ऑफ ए जेड, और वो सर्टेन सिग्नेचर को ऐसे बताता है कि वो जेड की हैंड राइटिंग में करा गया है। व्हेन ही डज नॉट बिलीव, लेकिन वो विश्वास नहीं करता था कि वो जेड की हैंड राइटिंग है, तो ए ने यहाँ पे स्टेट करा है जो वो जानता था कि वो फॉल्स है, और उसने फॉल्स एविडेंस दिए हैं। सी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं। ए जानता था कि जनरल कैरेक्टर ऑफ ए इज हैंड राइटिंग। तो यहाँ पे ए यहाँ पे जेड की राइटिंग का जनरल कैरेक्टर जानता था, स्टेट करता है कि वो बिलीव करता है सर्टेन सिग्नेचर टू बी हैंड राइटिंग ऑफ द जेड, जेड के सिग्नेचर को जानने का विश्वास रखता है, और एक उस गुड फेथ में बिलीव करते हुए ऐसा करता है। तो यहाँ पर ए का स्टेटमेंट जो कि उसकी बिलीफ है, उसका बिलीव करना है इज ए ट्रू एज हिज बिलीफ, और उसके बिलीफ में वो सही है। तो देयरफॉर आल्सो द सिग्नेचर मे नॉट हैव बीन हैंड राइटिंग, अगर उस केस में जेड की हैंड राइटिंग का वो सिग्नेचर नहीं होता है तो यहाँ पे ए फॉल्स एविडेंस देने के लिए गिल्टी नहीं होगा। ठीक है, डी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं। ए बीइंग बाउंड बाई एन ओथ टू स्टेट द ट्रूथ। तो यहाँ पे ए किसी शपथ के द्वारा सच बोलने के लिए क्या होता है, बाउंड होता है, स्टेट करता है कि वह जानता था कि जेड एक पार्टिकुलर प्लेस पर पार्टिकुलर डे पर था, और ये नहीं जानता था एनीथिंग अपॉन द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के बारे में। तो ए ने यहाँ पे फॉल्स एविडेंस दिए हैं, ये चाहे जेड वाज उस प्लेस पर हो उस दिन पर, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ए ने यहाँ पे फॉल्स एविडेंस दिया है। आगे इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं। ए एन इंटरप्रेटर
interpreter and over translator give a certifies as a true interpretation over the translation of a statement or documents which he is bound by oath to interpret or translate truly that which is not and which does not believe to be true interpretation and translation A has given false evidence। तो यहाँ पे एक क्या है, जो जानकारी रखता था, विशेषज्ञ था या ट्रांसलेटर था उस फैक्ट्स के बारे में, और वो क्या है फाल्स रूप से उसको इंटरप्रिटेशन करता है, ट्रांसलेट करता है, तो ए ने यहाँ पे फाल्स एविडेंस दिया है। ठीक है, सेक्शन 192 में हम पढ़ते हैं फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। तो कोई भी फॉल्स एविडेंस को फैब्रिकेट करने का क्या इफेक्ट होगा वो हम इस सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। हुएवर कॉजेज एनी सर्कमस्टांसेस, कोई भी व्यक्ति जो ऐसी सर्कमस्टांसेस में जो कि एग्जिस्ट करती हैं एंड ऐसी कोई फॉल्स एंट्री करता है किसी बुक में, रिकॉर्ड में या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में या फिर किसी डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कि फॉल्स स्टेटमेंट कंटेन करते हैं उसमें एंट्री करता है, इंटेंडिंग दैट सच सर्कमस्टांसेस, ये इंटेंड करते हुए कि वो सर्कमस्टांसेस जिसमें फॉल्स एंट्री, फॉल्स स्टेटमेंट अपीयर हुआ है एविडेंस में, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में और इन प्रोसीडिंग्स टेकन बाय लॉ, या तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में या प्रोसीडिंग जो लॉ के द्वारा टेकन ही है पब्लिक सर्वेंट के समक्ष में या आर्बिट्रेटर के समक्ष में, दैट उन सर्कमस्टांसेस में अगर वो फॉल्स एंट्री करता है, फॉल्स स्टेटमेंट करता है जो कि अपीयर हुआ है एविडेंस में, ऐसा कोई व्यक्ति जो उस प्रोसीडिंग्स में उस ओपिनियन से जो एविडेंस में दिया गया है उस ओपिनियन में या एंटरटेन करता है एनोरियस ओपिनियन या टचिंग करता है उनके मटेरियल पॉइंट्स ऑफ द रिजल्ट ऑफ द प्रोसीडिंग, तो उस केस में वो फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस क्रिएट करता है। ठीक है, इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए पुट्स ज्वेल इनटू द बॉक्स बिलोंगिंग टू दैट जेड विद द इंटेंशन दैट मे नॉट बी फाउंड इन द बॉक्स दैट द सर्कमस्टांसेस मे कॉज जेड टू बी कन्विक्टेड ऑफ द थेफ्ट, ए हैज़ फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस। तो यहाँ पे बताया गया है कि ए क्या है, ज्वेलर ले लेता है जो कि जेड से बिलोंग करते हैं और उन सर्कमस्टांसेस में कि जेड कन्विक्टेड होगा थेफ्ट के लिए, ए ने फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस क्रिएट किया है। ठीक है, बी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए मेक्स ए फॉल्स एंट्री इन ए शॉप बुक फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट इज कोरोबरेटिव एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस, ए हैज़ फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस। तो ठीक है, सी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग जेड टू बी कन्विक्टेड ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी। तो ए इस इंटेंशन से कि जेड कन्विक्टेड होगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी से राइट करता है एक लेटर इन एनिमेटेशन ऑफ जेड हैंड राइटिंग के केस में और परपोर्ट टू बी एड्रेस टू एन accomplice in such criminal conspiracy and puts the letter in the place which he know that the ऑफिसर ऑफ द पुलिस आर लाइकली टू सर्च, ए हैज़ फैब्रिकेटेड द फॉल्स एविडेंस। तो यहाँ पे ए ने जेड के नाम पर ऐसा कोई लेटर लिखा जिसमें कि एड्रेस करता है उस अकॉम्प्लिस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी को, तो ए ने उस ऑफिसर को जानते हुए कि वो ऑफिसर वहाँ से वो सर्च करेगा, तो ए ने क्या करा है, फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस क्रिएट करा है। ठीक है, 193 सेक्शन में हम पढ़ते हैं पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस। जो सेक्शन 191 में हमने पढ़ा था फॉल्स एविडेंस का केस, वो पनिशमेंट मिलेगी हमें 193 में। हुएवर इंटेंशनली गिव फॉल्स एविडेंस एट एनी स्टेज, जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में दी गई है या फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस के पर्पज से दी गई है, बीइंग यूज एन स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो उसको पनिश किया जाएगा, जिसमें किस एक्सटेंट तक पनिशमेंट होगी, 7 ईयर की इम्प्रीजमेंट होगी, शैल आल्सो बी लायबल, फाइन दिया जाएगा। एंड हुएवर इंटेंशनली, जो कोई इंटेंशनली गिव देता है, फैब्रिकेट करता है फॉल्स एविडेंस को अदर केस में, तो उसको पनिश किया जाएगा, जिसमें कि किस एक्सटेंट तक, 3 ईयर के एक्सटेंट तक पनिशमेंट होगी एंड आल्सो फाइन भी दिया जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में हम पढ़ते हैं ए ट्रायल बिफोर ए कोर्ट मार्टियल। अगर एक कोर्ट के समक्ष, कोर्ट मार्टियल के समक्ष में अगर कोई ट्रायल है तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2 में हम पढ़ते हैं एन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय लॉ। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन लॉ के द्वारा डायरेक्ट की गई है प्रिलिमिनरी टू द प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो प्रिलिमिनरी प्रोसीडिंग्स है कोर्ट ऑफ जस्टिस के समक्ष में, इज ए स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की स्टेज है, थॉट दैट द इन्वेस्टिगेशन मे नॉट टेक प्लेस बिफोर द कोर्ट ऑफ जस्टिस। यद्यपि वो इन्वेस्टिगेशन उस कोर्ट ऑफ जस्टिस के समक्ष कोई भी स्थान नहीं रखती हो, लेकिन वो जुडिशियल प्रोसीडिंग का इनिशिएट पार्ट होगी। ठीक है, इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए इन ए इंक्वायरी बिफोर ए मजिस्ट्रेट। ए इंक्वायरी में मजिस्ट्रेट के सामने फॉर द पर्पज एसर्टेन करते हुए कि वेदर जेड आउट टू बी कमिटेड फॉर ट्रायल। तो यहाँ पे जेड क्या हुआ है, कमिट हुआ है ट्रायल के लिए, एक ओथ करता है
उस स्टेटमेंट पर जो कि वो जानता था कि वो झूठा है। एंड एज दिस इंक्वायरी इज ए स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो यहाँ पे ए ने फॉल्स एविडेंस दिया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 3 में हम पढ़ते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट किया गया है कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा, लॉ के द्वारा, एंड कंडक्टेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस, और वो कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो बिलो अथॉरिटी है उसके अंतर्गत कंडक्ट हुआ है, तो वो भी जुडिशियल जो प्रोसीडिंग है उसकी स्टेज होगी। थॉट दैट द इन्वेस्टिगेशन, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन उस कोर्ट ऑफ जस्टिस के समक्ष कोई स्थान ले या नहीं ले, वो इसकी इनिशिएट प्रोसीडिंग होगी। ठीक है, इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं, ए इन इंक्वायरी बिफोर एन ऑफिसर डिप्यूटेड बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो ए इंक्वायरी में है जो कि ऑफिसर डिप्यूट हुआ है कोर्ट ऑफ जस्टिस के समक्ष असर्टेन करने के लिए ऑन द स्पॉट ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द लैंड, लैंड की बाउंड्रीज को क्या करने के लिए, स्पॉट करने के लिए ऐसा कोई ओथ लेता है, स्टेटमेंट जो कि वो जानता था कि वो फॉल्स है। तो यहाँ पे इंक्वायरी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के केस में ए ने फॉल्स एविडेंस दिया है। ठीक है, सेक्शन 194 में हम पढ़ते हैं, गिविंग फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंडिंग टू प्रोक्योर द कन्विक्शन ऑफ कैपिटल ऑफेंस, तो यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर कोई फॉल्स एविडेंस देता है या फैब्रिकेट करता है इस इंटेंशन से कि उससे कोई कन्विक्शन होगा कैपिटल ऑफेंस का, एज ए हीनियस ऑफेंस का, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। Whoever gives and fabricated false evidence intending thereby causes and knowing to be likely that he will thereby cause any person convicted any offense, तो यहाँ पे कोई व्यक्ति जो false evidence देता है या fabricate करता है उस false evidence को इस intention से कि उसके ऐसा करने से, ये जानने से कि thereby any person किसी व्यक्ति को convict किया जाएगा उस offense के लिए जो कि capital है by law for time being in force in India, और वो punishable होगा जो कि imprisonment for life के लिए है, and rigorous imprisonment जिसमें किस एक्सटेंट तक पनिशमेंट होगी, 10 ईयर की इम्प्रीजमेंट होगी, और फाइन के द्वारा भी पनिशेबल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम इसका अदरवाइज पार्ट पढ़ते हैं। इफ इनोसेंट पर्सन बी देयर बाई कन्विक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड, लेकिन अगर ऐसा केस में जहां पर किसी इनोसेंट पर्सन को कन्विक्ट किया गया या एग्जीक्यूट किया गया तो उसका क्या इफेक्ट होगा। एंड इफ इन इनोसेंट पर्सन बी कन्विक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड इन सब्सिक्वेंट ऑफ सच फॉल्स एविडेंस, द पर्सन हु गिव्स सच फॉल्स एविडेंस शैल बी पनिश्ड विद आइदर विद दैट एंड द पनिशमेंट हेयर इन बिफोर डेस्क्राइब, तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर किसी इनोसेंट पर्सन को उस केस में कन्विक्ट करा गया या एग्जीक्यूट किया गया उस फॉल्स एविडेंस के कंसिक्वेंस में, तो जो व्यक्ति फॉल्स एविडेंस देता है वो पनिश होगा डेथ इम्प्रिजमेंट से, और पनिशमेंट जो पहले ही डिफाइन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 195 पढ़ते हैं, गिविंग एंड फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंडिंग टू प्रोक्योर द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ एंड इम्प्रिजमेंट, तो यहाँ पे 194 में जो कि कन्विक्शन किस केस में होगी, डेथ में होगी, और कैपिटल ऑफेंस के केस में होगी, और 195 में हमें बता दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति फॉल्स एविडेंस देता है या फैब्रिकेट करता है उन एविडेंस को, तो उस केस में अगर वो ऑफेंस पनिशेबल है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ से या इम्प्रिजमेंट जो कि किस एक्सटेंट तक होगा, तो ये हमें इसमें बताया गया है। आगे पढ़ते हैं, हूएवर गिव्स और फैब्रिकेट फॉल्स एविडेंस इंटेंडिंग देयर बाई कॉज एंड नोइंग टू बी लाइकली दैट ही विल देयर बाई कॉज एनी पर्सन टू बी कन्विक्टेड, उस व्यक्ति को ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जाएगा जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्स है, जो कि कैपिटल नहीं है बट लेकिन पनिशेबल है, जिसमें कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है और इम्प्रिजमेंट 7 ईयर की इम्प्रिजमेंट है या उससे अधिक भी होगा, और उसको पनिश किया जाएगा, वो कन्विक्टेड होगा उस ऑफेंस के लिए जो कि उस केस में पनिश किया गया है। ठीक है, इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं, ए गिव देता है फॉल्स एविडेंस बिफोर ए कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटेंडिंग देयर बाई कॉज जेड टू बी कन्विक्टेड ऑफ एंड डेकोइटी, तो यहाँ पे जेड को कन्विक्टेड करने के लिए डेकोइटी के केस में द पनिशमेंट ऑफ द डेकोइटी इज इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की दी गई है, एंड रेगोरियस इम्प्रिजमेंट जिसमें कि 10 ईयर की इम्प्रिजमेंट दी गई है, विथ एंड विदाउट फाइन, फाइन के साथ में या उसके बिना, तो ए यहाँ पे लाइबल होगा इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के लिए या इम्प्रिजमेंट के लिए या उसके फाइन के साथ या फाइन के बिना। ठीक है, सेक्शन 195 ए में हम पढ़ते हैं, थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, तो किसी व्यक्ति को धमकी देना कि वो झूठे साक्ष्य पेश करे। हूएवर इंटेंडिंग थ्रेटन अनदर पर्सन विद एनी इंजरी टू हिज पर्सन, तो यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को क्या है डराता है, धमकाता है इंजरी करने के पर्पज से, या फिर उसकी रेपुटेशन को हार्म करता है, उसकी प्रॉपर्टी को या पर्सन को या बिलोंगिंग पर्सन को या उनकी रेपुटेशन को जो जिसमें कि वो इंटरेस्टेड है, इस इंटेंशन से उस व्यक्ति को थ्रेटन करता है या फोर्स करता है फॉल्स एविडेंस देने के केस में, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें 7 ईयर की इम्प्रिजमेंट होगी या फाइन के साथ में। ठीक है, लेकिन अगर उसमें सेकंड प्रोविजन बता दिया गया कि अगर कोई
इनोसेंट पर्सन उस केस में कन्विक्टेड हो जाता है थ्रेटनिंग के पर्पज से, अगर उस व्यक्ति को फॉल्स एविडेंस देने के लिए बोला गया और वो व्यक्ति एज ए इनोसेंट पर्सन था, वो कन्विक्ट हो गया और उसको सेंटेंस कर दिया गया उन कंसिक्वेंस ऑफ फॉल्स एविडेंस के कारण, जिसमें कि डेथ है या इम्प्रिजमेंट फॉर मोर देन 7 ईयर की इम्प्रिजमेंट से अधिक है, तो उस व्यक्ति को थ्रेटनिंग के केस में पनिश किया जाएगा, जिसमें कि उस मैनर की होगी, उस एक्सटेंट तक होगी जो इनोसेंट पर्सन को उस ऑफेंस के कमिट होने पर दी जा रही थी। ठीक है। सेक्शन 196 में हम पढ़ते हैं यूजिंग एविडेंस नोन टू बी फॉल्स। जो एविडेंस यूज किए गए हैं उनको अगर जाना जाता है कि वो झूठे साक्ष्य हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा। हूएवर करप्टली यूजेज एन अटेम्प्ट टू यूज एज ए ट्रू एंड जेन्युइन एविडेंस, तो वो करप्टली यूज करता है या अटेम्प्ट करता है उन ट्रू और जेन्युइन एविडेंस को एज ए एविडेंस नोन टू बी फॉल्स, ये जानते हुए कि वो झूठे साक्ष्य हैं उनको फैब्रिकेट करता है, तो उस केस में उसको पनिश किया जाएगा उसी मैनर में जैसे कि उसने फॉल्स या फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस दिए हैं। ठीक है। सेक्शन 197 में हम पढ़ते हैं इशूइंग एंड साइनिंग फॉल्स सर्टिफिकेट। कोई भी व्यक्ति जो कि फॉल्स सर्टिफिकेट को इशू जारी करता है या साइनिंग करता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। हूएवर इशूइंग एंड साइनिंग एंड सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी गिवन, जो कि लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड है, दिया गया है, साइन किया गया है, रिलेटिंग टू एनी फैक्ट टू विच सच सर्टिफिकेट लॉ एडमिशेबल होगा एविडेंस में, और इन नोइंग जानते हुए बिलीव करते हुए कि वो जो सर्टिफिकेट है वो फॉल्स है मेटेरियल पॉइंट के हिसाब से, तो उसको पनिश किया जाएगा उस मैनर में जिसके लिए उसने फॉल्स एविडेंस दिया है। ठीक है। सेक्शन 198 में हम पढ़ते हैं यूजिंग एज ए ट्रू एज ए सर्टिफिकेट नोन टू बी फॉल्स। तो यहाँ पे कोई ट्रू सर्टिफिकेट है उसको फॉल्स जानते हुए उसका यूज कैसे करा जाएगा। हूएवर करप्टली यूज करता है या अटेम्प्ट टू यूज एनी सर्टिफिकेट एंड यूज एज ए ट्रू सर्टिफिकेट के रूप में उसको यूज करता है और नोइंगली द सेम टू बी फॉल्स, और वो जानता था कि ये झूठा है, मेटेरियल पॉइंट इसके झूठे हैं, तो उसको उस मैनर में पनिश किया जाएगा जिसमें कि वो उसमें फॉल्स एविडेंस देता है उस पर्पस के हिसाब से उस मैनर में। ठीक है। सेक्शन 199 में हम पढ़ते हैं फॉल्स स्टेटमेंट मेड इन डिक्लेरेशन विच इज बाय लॉ रिसीवेबल एज एन एविडेंस। तो यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति हूएवर इन एनी डिक्लेरेशन, जो किसी डिक्लेरेशन में ऐसा कोई फॉल्स स्टेटमेंट करता है जो कि लॉ के द्वारा रिसीवेबल है एज ए एविडेंस के रूप में, हूएवर इन एनी डिक्लेरेशन, जो कोई व्यक्ति किसी डिक्लेरेशन में मेड करता है या सब्सक्राइब करता है, डिक्लेरेशन कोर्ट ऑफ जस्टिस के समक्ष की गई है, तो वहाँ पे कोई पब्लिक सर्वेंट या अदरवाइज पर्सन जो लॉ के द्वारा बाउंड है, ऑथराइज है, उस जो कि डिक्लेरेशन में अगर कोई स्टेटमेंट किया गया है उसको एविडेंस में लेने के लिए फैक्ट को, तो स्टेटमेंट वो जानते हुए कि ये झूठा है, आइदर नो जानता था या बिलीव करता था कि वो जो स्टेटमेंट किया गया है वो झूठा है, डज नॉट बिलीव, और विश्वास नहीं करता था कि वो ट्रू है, टचिंग एनी पॉइंट ऑफ द मैटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि डिक्लेरेशन की गई है, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा उसी मैनर के हिसाब से जैसे कि उसने फॉल्स एविडेंस उस डिक्लेरेशन में किए हैं और उससे कोई ऑफेंस क्रिएट होता है उसी मैनर के हिसाब से। ठीक है। सेक्शन 200 में हम पढ़ते हैं यूजिंग एज ट्रू सच डिक्लेरेशन नोन टू बी फॉल्स। तो यहाँ पे अगर कोई भी डिक्लेरेशन को सच मान के यूज़ करना और ये जानते हुए कि वो फॉल्स है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। हूएवर करप्टली यूजेज एन अटेम्प्ट टू यूज एज ए ट्रू एनी सच डिक्लेरेशन, यूज़ करता है या अटेम्प्ट करता है उस ट्रू डिक्लेरेशन को जानते हुए कि वो फॉल्स है, उसके मेटेरियल पॉइंट्स फॉल्स है, तो उसी मैनर में क्या है उसको पनिश किया जाएगा जैसे कि वो फॉल्स एविडेंस देता है। इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं ए डिक्लेरेशन विच इज़ इनएडमिसिबल मेयरली अपॉन द ग्राउंड ऑफ सम इनफॉर्मेलिटी इज ए डिक्लेरेशन विथिन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 199 एंड 200। तो यह डिक्लेरेशन वो क्या होगी, इनएडमिसिबल होगी उन ग्राउंड्स पर जो कि सेक्शन 199 एंड 200 में दिए गए हैं। ठीक है। सेक्शन 201 में हम पढ़ते हैं कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस एंड गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू स्क्रीन ऑफेंडर। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उसके एविडेंस को डिसअपीयर करना और सेकंड केस में फॉल्स इंफॉर्मेशन देना स्क्रीन ऑफेंडर के संबंधित। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, हूएवर नोइंगली, जो जानते हुए, हैविंग रीजन टू बिलीव दैट एन ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, वो जानता था कि ऑफेंस कमिट होने वाला है, एंड कॉजेज एन एविडेंस ऑफ द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस डिसअपीयर। तो वो जानता था कि ऑफेंस कमिट होने वाला है, उस ऑफेंस के कमीशन के एविडेंस को वो डिसअपीयर करता है, एंड विद द इंटेंशन से कि वो उस ऑफेंडर को क्या है लीगल पनिशमेंट से बचाने के लिए उसके बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है। गिव एन इंफॉर्मेशन रेस्पेक्टिंग दैट
द ऑफेंडर ही नोज, वो जानता था कि फॉल्स है, तो उस केस में अगर वो ऑफेंस कैपिटल केस में है, अगर वो ऑफेंस कैपिटल की कंडीशन में है कि ऑफेंस जिसमें कि जानता था, बिलीव करता था कि कमिट हुआ है, वो पनिशमेंट हो सकती है किसी भी डिस्क्रिप्शन की, लेकिन वो जानता था कि वो ऑफेंस पनिशेबल है डेथ से, तो उस केस में वो इम्प्रिजमेंट 7 ईयर के एक्सटेंड तक हो सकती है और फाइन के द्वारा भी पनिशेबल होगा। एंड सेकेंड कंडीशन हमें बताई गई कि अगर जो पनिशेबल ऑफेंस है विथ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ से, जिसमें कि ऑफेंस पनिशेबल है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड 10 ईयर की इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है, तो उस केस में उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें कि 3 ईयर की इम्प्रिजमेंट है और फाइन के द्वारा, ठीक है। लेकिन अगर वो ऑफेंस कमिट होने से जिसमें कि 10 ईयर की इम्प्रिजमेंट हो सकती है, या ऑफेंस पनिशेबल है जिसमें कि 10 ईयर से एक्सटेंड तक नहीं होगा, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें कि 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। जो ऑफेंस के कमिट होने पर जो इम्प्रिजमेंट उसको मिलेगी, उसका 1/4 पार्ट इम्प्रिजमेंट में उसको मिल जाएगा, फाइन के साथ में या फाइन के विदाउट, ठीक है। इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं, ए नोइंग दैट बी हैज़ मर्डर जेड, तो ए जानता था कि बी ने मर्डर किया जेड का, असिस्ट बी की असिस्ट करता है, सहायता करता है हाइड करने में उस बॉडी को, इस इंटेंशन से कि स्क्रीनिंग बी फ्रॉम पनिशमेंट से बचाने के लिए, तो ए यहाँ पे लाइबल है इम्प्रिजमेंट का जो डिस्क्रिप्शन दी गई है जिसमें कि 7 ईयर एंड सेल आल्सो बी लाइबल टू फाइन, ठीक है। सेक्शन 202 में हम पढ़ते हैं, इंटेंशनली ओमिशन टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस बाय पर्सन बाउंड टू इन्फॉर्म, तो यहाँ पे कोई व्यक्ति जो इंटेंशनली ओमिशन करता है, लोप करता है, ये जानते हुए कि उस ऑफेंस की इंफॉर्मेशन देने के लिए वो बाउंड है, फिर भी उसका लोप करता है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। Whoever knowing and having reason to believe an offense has been committed, वो जानता था या बिलीव करता था कि ऑफेंस कमिट होने वाला है या इंटेंशनली ओमिट कर देता है उस इंफॉर्मेशन को, ऑफेंस के कमिट होने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को देने से, तो लीगली बाउंड है उस इंफॉर्मेशन को देने के लिए, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें कि इम्प्रिजमेंट 6 मंथ की होगी और फाइन के द्वारा या दोनों के द्वारा, ठीक है। सेक्शन 203 में हम पढ़ते हैं, गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन रेस्पेक्टिंग एन ऑफेंस कमिटेड, तो यहाँ पे कोई व्यक्ति जो फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है ऑफेंस के कमिट होने से संबंधित, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। Whoever knowingly and having reason to believe, जो कोई व्यक्ति ये जानते हुए या विश्वास करता है कि ऑफेंस कमिट होने वाला है, एंड गिव एनी इंफॉर्मेशन रेस्पेक्टिंग दैट द ऑफेंस विच ही नो, वो जानता था या बिलीव करता था कि वो फॉल्स है, तो उस केस में अगर वो ऑफेंस की फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है तो उस व्यक्ति को 2 ईयर की इम्प्रिजमेंट मिलेगी, फाइन के साथ में या फाइन के या दोनों के साथ में, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है, इन दिस सेक्शन 201 या 202 जिस वर्ड में जो वर्ड ऑफेंस इंक्लूड किया गया है वो ऑफेंस कमिट हुआ है अंडर सेक्शन 302, 304, 382, 392, 393, 394, 395, 396 जो हमारे आईपीसी के सेक्शन हैं, इनके हिसाब से डील किया जाएगा, जिसमें मर्डर की पनिशमेंट है या फिर नेग्लिजेंसी द्वारा मर्डर है या फिर लूट के द्वारा, डकैती के द्वारा, या उनका अटेम्प्ट है या प्रिपरेशन है, बहुत सारे प्रोविज़न दिए गए हैं, या फिर ट्रेसपास के हैं, तो इन प्रोविज़न के हिसाब से उसको डील किया जाएगा ऑफेंस को, ठीक है। सेक्शन 204 में हम पढ़ते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट टू प्रिवेंट इट्स प्रोडक्शन एज एविडेंस, तो किसी भी जो डॉक्यूमेंट को जो व्यक्ति प्रोड्यूस कर रहा है एज ए रिलेटेड ऑफ एविडेंस, तो उसको प्रिवेंट करना, उसके प्रोडक्शन को एविडेंस के रूप में, तो उस व्यक्ति को किस प्रकार पनिश किया जाएगा। Whoever secretes and destroy any document इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो कि उस डॉक्यूमेंट को छुपाता है या डिस्ट्रॉय करता है, ख़त्म कर देता है उस डॉक्यूमेंट को या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जो कि लॉफुली कंपेल किया गया है उस व्यक्ति को, उस एविडेंस को कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रोड्यूस करने के लिए, और उस प्रोसीडिंग लॉफुल प्रोसीडिंग्स में पब्लिक सर्वेंट के समक्ष में एंड ओवर ओब्लिटरेट्स एंड रेंडर्स करता है एलिजिबल फॉर द होल एनी पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विद द इंटेंशन, उसको प्रिवेंट करने से एज सेम फ्रॉम बीइंग प्रोड्यूस एंड यूजिंग एविडेंस बिफोर द कोर्ट ऑफ जस्टिस एज अफोरसेड, तो ही शैल बी लॉफुली, तो उस व्यक्ति को समन किया गया है उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, रिक्वायर करने के लिए उस पब्लिक सर्वेंट के समक्ष कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने इस पर्पज से। तो अगर वो नहीं कर देता है या रेसिस्ट करता है या डिस्ट्रक्शन करता है, डिस्ट्रॉय करता है, सीक्रेट करता है, ओब्लिटरेट्स करता है, तो उस केस में उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें कि इम्प्रिजमेंट 2 ईयर की इम्प्रिजमेंट है और फाइन के द्वारा या दोनों के द्वारा, ठीक है। सेक्शन 205 में हम पढ़ते हैं, फॉल्स पर्सोनेशन फॉर द पर्पज ऑफ एक्ट एंड प्रोसेस
प्रोसीडिंग इन एनी शूट एंड प्रोसिक्यूशन। तो अगर कोई व्यक्ति जो कि फॉल्स पर्सोनेशन करता है किसी भी एक्ट या प्रोसीडिंग्स में, जो कि किसी शूट या प्रोसीडिंग में, कोर्ट की शूट एंड प्रोसीडिंग्स में वो रिप्रेजेंट करता है एज ए अनदर पर्सन, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उसको किस प्रकार पनिशेबल किया जाएगा। whoever falsely personate another person, whoever falsely personate another and in any assume the character, makes any admission and statement and confess the judgment or causes any process to be issued and become the bail and security and does not any other act in any suit and criminal prosecution, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें कि 3 ईयर की इम्प्रीजमेंट है, फाइन के द्वारा या दोनों के द्वारा। ठीक है, सेक्शन 206 में हम पढ़ते हैं फ्रैंडुलेंटली रिमूवल एंड कंसीलमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट्स सीजर एज ए फॉरफेचर इन एग्जीक्यूशन। तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी जिसको सीज करने वाली है गवर्नमेंट या फॉरफेच करने वाली है उस एग्जीक्यूशन के केस में, तो उसका फ्रैंडुलेंटली रिमूवल करना या कंसीलमेंट करना उस प्रॉपर्टी का, तो उस व्यक्ति को किस प्रकार पनिशेबल किया जाएगा। हूएवर फ्रैंडुलेंटली रिमूव करता है, कंसील करता है, ट्रांसफर करता है, डिलीवर करता है किसी अन्य व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी जिसमें कि वो इंटरेस्ट रखता है, इंटेंडिंग देयर बाई प्रिवेंट करता है उस प्रॉपर्टी को या उसके इंटरेस्ट को फॉरफेचर से या फिर सेटिस्फैक्शन ऑफ द फाइन से, तो उस केस में उस व्यक्ति को जो सेंटेंस प्रोनाउंस की गई है उस व्यक्ति के अगेंस्ट में एज ए प्रॉपर्टी को फॉरफेच करने के केस में, तो वो जानता था कि प्रोनाउंस होने पर कोर्ट ऑफ जस्टिस या अदर कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर बीइंग उस डिक्री के एग्जीक्यूशन में या ऑर्डर के एग्जीक्यूशन में जो की गई है वो जानता था, तो उस सिविल सूट में अगर वो ऐसे कोई इफेक्ट करता है जिसमें कि उस प्रॉपर्टी को रिमूव कर देता है, कंसील कर देता है या ट्रांसफर कर देता है या डिलीवर कर देता है, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें कि 2 ईयर की इम्प्रीजमेंट है, फाइन के अलावा या फिर दोनों के साथ में। ठीक है, सेक्शन 207 में हम पढ़ते हैं फ्रैंडुलेंटली क्लेम टू प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट्स सीजर एंड फॉरफेच ओवर इन एग्जीक्यूशन। तो ये फ्रॉडली क्लेम कर देता है उस प्रॉपर्टी का जो कि सीजर से बचाने के लिए, उसका फॉरफेच से बचाने के लिए डिक्री या ऑर्डर के एग्जीक्यूशन में, मतलब कि कोर्ट ने कोई ऑर्डर या डिक्री पास करा है किसी प्रॉपर्टी को फॉरफेच करने के लिए, उसके एग्जीक्यूशन के लिए, तो उस केस में अगर फ्रैंडुलेंटली कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पर क्लेम करता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। whoever fraudulently accept and receive any claim any property any interest therein knowing that he has no right and rightful claim on such property any interest and practices any deception touching any right to any property any interest therein and intending thereby to prevent the property and interest therein from the being taken as a forfeit in the satisfaction of the fine under a sentence which has been pronounced। तो यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति फ्रैंडुलेंटली एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है या क्लेम कर देता है उस प्रॉपर्टी पर जो कि इंटरेस्ट रखता है जिसमें कि उसका कोई राइट या राइटफुल क्लेम नहीं है उस प्रॉपर्टी पर, तो उस केस में क्या है वो डिसेप्शन करता है उस प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए कि जिसका फॉरफेचर होना है या फाइन के सेटिस्फैक्शन में उसको लिया गया है सेंटेंस के प्रोनाउंस होने पर, तो वो ये जानता था, बिलीव करता था कि कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा जो ऑर्डर पास हुआ है, प्रोनाउंस हुआ है जजमेंट के बाद में, कंपिटेंट अथॉरिटी के बाद में, कि उस प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूशन होगा, डिक्री का एग्जीक्यूशन होगा, डिक्री का एग्जीक्यूशन होगा, उस प्रॉपर्टी का फॉरफेच कर लिया जाएगा, तो उस व्यक्ति को उस सिविल सूट करने पर उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें कि 2 ईयर की इम्प्रीजमेंट है, फाइन या फिर दोनों के द्वारा। ठीक है, सेक्शन 208 में हम पढ़ते हैं फ्रैंडुलेंटली सफरिंग डिक्री फॉर एनी सम नॉट ड्यू। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति जो कि फ्रैंडुलेंटली सफ़र करती है डिक्री, उसमें कि कोई सम है वो ड्यू नहीं है, तो उस केस में उस व्यक्ति को किस प्रकार पनिशेबल किया जाएगा। हूएवर फ्रैंडुलेंटली कोई बेईमानी पूर्वक कॉजेज एंड सफ़र ए डिक्री, जो डिक्री चल रही है, ऑर्डर टू बी पास्ड अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर पास हुआ है किसी शूट में जो कि सम ड्यू नहीं है एंड ए लार्जर अमाउंट ऑफ द सम है इज ड्यू टू सच पर्सन फॉर एनी प्रॉपर्टी, जिसमें कि वो इंटरेस्ट रखता था जिस प्रॉपर्टी में वो एंटाइल नहीं कर देता है और फ्रैंडुलेंटली कॉज करता है, उस डिक्री को सफ़र कर देता है, उस ऑर्डर को रेसिस्ट कर देता है जो कि उसके अगेंस्ट में है, जो कि सेटिस्फाई होना है फाइन, तो उस केस में उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें कि 2 ईयर की इम्प्रीजमेंट होगी, फाइन के द्वारा या दोनों के द्वारा पनिश किया जाएगा। ठीक है, इसके इलस्ट्रेशन में पढ़ते हैं ए इंस्टीट्यूट कर देता है एक शूट को जेड के अगेंस्ट में, जेड नोइंग दैट द ए इज़ लाइकली टू ऑब्टेन ए डिक्री अगेंस्ट हिम। तो जेड ये जानता था कि एक डिक्री रखता है उसके अगेंस्ट में, तो उस केस में वो फ्रैंडुलेंटली सफ़र कर देता है उस जजमेंट को जो उसके अगेंस्ट में पास हुआ है लॉन्गर अमाउंट का उस शूट में बी का, तो हु हैज़ नो जस्ट क्लेम अगेंस्ट हिम इन ऑर्डर टू बी आइदर हिज ओन अकाउंट्स एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ ए जेड। तो इस केस में बी अपने अकाउंट्स पर जेड के बेनिफिट में शेयर प्रोसीड कर देता है, तो उस केस में क्या है
है जेड ने यहाँ पे इस सेक्शन के अंतर्गत ऑफेंस कमिट करा है। ठीक है, सेक्शन 209 में हम पढ़ते हैं डिसऑनेस्टली मेकिंग फॉल्स क्लेम इन एनी कोर्ट। तो कोर्ट के समक्ष में अगर कोई झूठा दावा लाता है डिसऑनेस्टली तो उसका क्या इफेक्ट होगा। हुएवर फ्रैंडुलेंटली एंड डिसऑनेस्टली विथ इंटेंडिंग टू इंजोर एंड एनॉय एनी पर्सन मेक इन एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस एनी क्लेम विच ही नो, जानता था कि वो फॉल्स है और फिर भी वो क्लेम करता है कोर्ट के समक्ष में, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा जिसमें कि 2 ईयर की इंप्रिजमेंट है और फाइन के द्वारा। ठीक है, सेक्शन 210 में हम पढ़ते हैं फ्रैंडुलेंटली ऑब्टेनिंग डिक्री फॉर सम नॉट ड्यू। तो यहाँ पे कोई डिक्री को प्राप्त करने के लिए क्या है, कपटपूर्वक प्रयास कर देता है जिसमें कि सम ड्यू नहीं है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। हुएवर फ्रैंडुलेंटली ऑब्टेन ए डिक्री एंड ऑर्डर अगेंस्ट ए पर्सन फॉर ए सम नॉट ड्यू एंड और ए लार्जर सम देन इज ड्यू, लेकिन जो लार्जर सम है वो ड्यू है फ्रॉम ए प्रॉपर्टी इन इंटरेस्ट जिसमें कि वो एंटाइल नहीं है, फ्रैंडुलेंटली कॉज करता है जिसमें कि डिक्री और ऑर्डर एग्जीक्यूट होना है उस सम के अगेंस्ट में, उस पर्सन के अगेंस्ट में जो कि उस फाइन को सेटिस्फाई करने वाला है। एनीथिंग इन रेस्पेक्ट हैज़ बीन, जो कि सेटिस्फाई फ्रैंडुलेंटली सफ़र कर देता है, परमिट कर देता है उस एक्ट में उसके नेम पर, तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा फाइन के द्वारा या दोनों के लिए। ठीक है, सो ये क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। जो आगे के प्रोविज़न है हम अगली क्लास में डील करेंगे। जो हमारे सेक्शन 229 तक प्रोविज़न है जो हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। सो दिस क्लास इज़ हेल्पफुल फॉर योर जुडिशरी एंड लीगल सर्विसेज एग्जाम। लाइक सब्सक्राइब माई चैनल लीगल फैक्ट्स। थैंक यू।